आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी प्रेशर की। अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट हैव फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है यानी कि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी भी एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब कुछ फिशेस के अडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लोकोमोशन। लोकोमोशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी डेंस होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर। अगर एयर की निस्बत हम पानी को देखते हैं तो पानी जो है वो डेंस होता है, लेकिन इट मेक्स मूवमेंट थ्रू इट डिफ़िकल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम पानी में मूवमेंट की बात करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हमारे लिए पानी में मूव करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिशेस हैं दे यूज़ लेस एनर्जी फॉर स्विमिंग देन रनिंग फ्रॉम अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी कि फिशेस को स्विमिंग के लिए बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करती है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम ज़मीन पे जो खुश्की पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जबकि जो हम देखते हैं फिशेस जो स्विम कर रही होती हैं उनको कम एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसकी क्या वजह है, हम देखते हैं कि जो फ़िश है उसकी एक तो स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी होती है। ठीक है, ये बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। ठीक है, जो वाटर को जो है इसको वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकी जो बॉडी सरफेस है उस पर कुछ सिक्रीशंस होती हैं, जो म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, और ये जो म्यूकस सिक्रीशन है वो इसकी बॉडी को लुब्रिकेट रखती हैं। ठीक है, आप कभी देखो ये फिशेस को, तो फिशेस की बॉडी आपको बहुत चिपचिपी नज़र आती है, आप उसको पकड़ते हो तो वो फिसल जाती है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस सिक्रीशन है वो इसकी बॉडी को लुब्रिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बताया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो हम देखते हैं कि ये जो म्यूकस सिक्रीशन है ये क्या करती है, ये इसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, फिश की और वाटर की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है। द बियॉन्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट फिश थ्रू दी वाटर। अब उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो बियॉन्ड प्रॉपर्टी है, बियॉन्ड प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि ये जो आप देखते हैं कि फ़िश जो है वो पानी में एकदम उछलती है। ठीक है, यानी कि हम बियॉन्ड प्रॉपर्टी हम किसको कह रहे हैं, बियॉन्सी सॉरी हम किसको कह रहे होते हैं कि बियॉन्सी इज कास्ड बाय द फोर्स ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। ठीक है, यानी कि एक फ्लोटिंग जो हम देख रहे हैं फ़िश की, दैट इज़ द बियॉन्सी। एकदम से जो फ़िश उछलती आपको दिखाई देती है, पानी फोर्स लगाता है और फिश उछल रही होती है, तो उसकी वजह से भी जो है ये आसानी से मूव कर सकती है, क्योंकि ये फ़िश की मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आ फिश स्पेंड लिटिल एनर्जी इन द स्पोर्ट अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। ये अपनी एनर्जी को अगेंस्ट ग्रेविटी बहुत कम स्पेंड कर रही होती है। अब ऐसा होता है कि जो फ़िश पानी में मूव कर रही होती है वो किसकी वजह से मूव कर रही होती है, विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिन्स की मदद से मूव कर रही होती है। ठीक है, they use the body wall to push against the incompressible surrounding water. The muscle bundles of most fishes are arranged in a special patterns. अगर अब हम फिश के मसल्स की बात करते हैं तो ये आपको जो मसल्स नज़र आ रहे हैं जिग जैग पैटर्न में, इंटरलॉक पैटर्न, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ये आपस में इंटरलॉक हुए में जिग जैग पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं। अब ऐसा होता है कि ये जो मसल्स हैं ये पोस्टीरियरली और इंटीरियरली जिगजैग फैशन में एक्सटेंड हुए हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी पूरी बॉडी वॉल पे बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक साइड पे इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसकी तकरीबन बहुत सारे हिस्से पे इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। ठीक है, इसकी पूरे बॉडी हिस्से में एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन इसकी बॉडी वॉल के बहुत ज़्यादा हिस्से में जो है अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो इसकी वर्टिकल कॉर्डल फिन सप्लीमेंट है दे मूव बॉडी वेरी एफिशिएंट। ठीक है, यानी कि ये जो इसका कॉर्डल फिन है ये इसकी बॉडी को बहुत एफिशिएंटली मूव करवाता है, जैसे हम टूना और मैकरल में देखते हैं। अगर हम टूना की बात करते हैं तो टूना की जो कॉर्डल फिन है वो इस तरह से होती है फॉक शेप में। ठीक है, इस तरह से फॉक शेप में होती है, और ये जो इस तरह की अरेंजमेंट है इससे क्या होता है, इस तरह की टेल जो है वो कम जगह को घेरती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो कॉर्डल फिन है टूना और मैकरल की, ये टाल है और क्या है, ये फॉग्ड शेप है। तो ये जो फॉग्ड शेप होती है ये कम सरफेस एरिया को लेती है। ठीक है, इसकी वजह से ये हम कहते हैं कि ये फास्ट स्विमर होती है।
अब ये आपको इंटरनल एनाटमी दिखाई दे रही है फ़िश की, जिसमें ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंटरनल एनाटमी क्या है। जैसे यहाँ पे आपको बल्बस आर्टरियोसिस है, पाइलोरिक सिक्का, पेल्विक, स्टमक, सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, कॉर्डल फिन, लेटरल लाइन। तो ये आप लोग एक दफ़ा ड्रा करें और आप लोग इसको देखें कि इसकी इंटरनल एनाटमी फ़िश की किस तरह से है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिश। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया हुआ है कि जो अर्लीस्ट फिशेस थी वो क्या थी, वो फिल्टर फीडर्स थी या स्क्वेंजर्स थी, यानी कि मुर्दाखोर खाती थी, या फिर ऐसा था कि वो पानी में से कोई भी चीज़ जो है, कोई प्लैंकटन वगैरह है, उसको ये फ़िल्टर करके इस्तेमाल करती थी, ठीक है। या फिर ऐसा होता था कि दे मूव थ्रू द मड ऑफ एंशियंट सी फ्लोर्स, दीज ईट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते थे, ठीक है, सी फ्लोर में, चाहे वो एनिलिड के थे या मोलस्क के थे या किसी भी बॉटम डिवेलिंग इन्वर्टिब्रेट्स के थे, उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब जो फ़िश के जा हैं उनमें एवोल्यूशन हुई, ठीक है, यानी कि फ़िश के जा में एवोल्यूशन हुई, और अब की फ़िश को हम देखते हैं तो इनमें पुरानी एंशियंट फ़िश की निस्बत बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। पहले अगर वो एफिशिएंट प्रीडेटर नहीं थी तो उनके जाम में जैसे ही चेंजिंग्स आई, एवोल्यूशन हुई, तो अब हम देखते हैं कि फ़िश एफिशिएंट प्रीडेटर्स हैं। तो अब इनकी न्यूट्रिशन भी एंशिएंट फिशेस के हिसाब से चेंज हो चुकी है। अब ये किस तरह की खुराक को खाते हैं, टाइप्स ऑफ फूड की बात करें तो जो मॉडर्न फिशेस हैं मोस्टली हम देखते हैं वो प्रीडेटर हैं, ठीक है। ये अपना ज़्यादातर अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो खुराक को सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अब हर फ़िश का अलग से प्रे होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ फ़िश जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक को खाती हैं। कुछ फ़िश ऐसी हैं जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स को खाती हैं, कुछ फ़िश ऐसी हैं जो कि फ्लोट करती हैं, स्विम करती हैं, या फिर ऐसा होता है कि दीज एनिमल्स फ्लोट और स्विम और लिव इन और ऑन द सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर ये फ्लोट करती हैं, स्विम करती हैं, इस तरह से अपनी खुराक खाती हैं। कुछ जो है वो वर्टिब्रेट खाती हैं, ठीक है। तो हर किस्म की फ़िश की एक अलग लाइफस्टाइल है, उसका एक अलग किस्म की वो खुराक खाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ़िशेज़ हैं जो कि प्लैंकटन्स को खाती हैं, यानी कि जब वो लार्वा होता है फ़िश का तो वो प्लैंकटन्स को खाता है, जैसे ही वो अडल्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, लार्ज प्रे को खाना शुरू कर देती है, यानी कि बड़ी फ़िश छोटी फ़िश को खा लेगी, या फिर कोई एनिलिड, मोलस्क वगैरह को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन किस तरह से है कि फ़िशेज़ क्या करती हैं कि पूरा जो प्रे होता है उसको साबित ऐसे निगल लेना, ठीक है, पूरा जो उसका प्रे है। जैसे अगर हम कोई शार्क की बात करें तो कोई भी छोटी फिश उसका जो शिकार है उसको स्वॉलो कर लेंगी, ठीक है, उसको जो होल उसका प्रे है उसे वो खा लेंगी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, उनके पास टीथ हैं, वो जो है टीथ की मदद से अपने प्रे को कैप्चर करती हैं और होल्ड करती हैं, देन उसको खा लेती हैं, ठीक है, यानी कि अपनी टीथ की मदद से उसको पकड़ती हैं और उसको जो है वो खा लेंगी, या फिर वो कुछ ऐसी हैं जो कि उस पूरी फ़िश को निगल लेती हैं, ठीक है। अब कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जिनके जो टीथ है ना वो मॉडिफाइड वे में है, जो कि शेल्स को क्रश करती हैं, यानी कि मोलस्क वगैरह जो हैं उनको, उनके जो शेल होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, वो इनके टीथ इतने ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं कि वो उनके जो मोलस्क के शेल हैं उनको भी ये क्रश कर सकती हैं, ठीक है। या फिर एक्जोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का, उसको भी ये कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जो कि सक्शन को इस्तेमाल करती हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। सक्शन हम कहते हैं कि इनका जो बकल कैविटी है ना उसको ये इंक्रीज़ कर लेती हैं, ठीक है, और इस तरह से वो कैप्चर करती हैं प्रे को। अब कुछ फ़िशेज़ ऐसी हैं कि वो अपने अपर कुला को क्लोज़ कर देती हैं। जब वो अपर कुला को क्लोज़ कर देती हैं तो उनका माउथ जो है वो रैपिडली ओपन हो जाता है, और उसकी, यानी कि जब अपर कुला क्लोज होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करता है, इसका माउथ खुल जाता है, और देन फिर क्या होता है कि इसका जो प्रे होता है वो इसके माउथ के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हेरिंग, पेडल फिश और वेल शार्क्स के बारे में बताया हुआ है कि वो फिल्टर फीडर्स होती हैं, इनके पास बहुत लॉन्ग गिल प्रोसेस होते हैं, यानी कि इन गिल लॉन्ग प्रोसेस को हम गिल रैकर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो गिल रैकर्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये स्विम कर रही होती हैं तो जो प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, यानी कि जब इनका मुंह खुला हुआ है और ये स्विम कर रही होती हैं तो इन गिल रैकर्स की मदद से प्लैंकटन्स वगैरह को ट्रैप कर लेती हैं। कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसे कि कार्प है, ये मुख्तलिफ प्लांट्स को खाती हैं, स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे कि लैम्प्रेज, दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स फॉर सम पार्ट ऑफ द लिव्स, ठीक है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होती हैं। कुछ हर्बीवोर्स होती हैं, कुछ जो हैं वो प्लांट्स खाती हैं। अब अगर हम इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है फ़िश का वो वर्टिब्रेट से सिमिलर होता है। इनका स्टमक भी लार्ज होता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपना जो खाना है वो स्टोर कर सकती हैं। उसके अलावा इनके अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है जो कि इसकी डाइजेशन में हेल्प करती है,
ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसका प्राइमरी साइट है डाइजेशन के लिए, ठीक है, प्राइमरी साइट फॉर द फूड डाइजेशन। अब शार्क्स और जो इलास्मोब्रैंक्स हैं इनके पास स्पायरल वॉल्व होती हैं। अब स्पायरल वॉल्व को हम स्क्रोल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, स्क्रोल वॉल्व। अब ये एक कॉर्क स्क्रू इस तरह से ना, जिस तरह कॉर्क स्क्रू होता है इस तरह से इसकी शेप होती है, जो कि इन शार्क की जो इंटेस्टाइन है उसकी लोअर पोर्शन में होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ बोनी फिशेस की बात करते हैं तो बोनी फिशेस के पास पाइलोरिक सिका पाया जाता है। ये इंटेस्टाइन की पॉकेट्स हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करती हैं, यानी कि इनकी वजह से इसकी जो सिक्रीशन और इसकी एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आगे है सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आज हम सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो सर्कुलेशन में क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दे कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। जब भी रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे कंटेन हीमोग्लोबिन। अब इनका जो ब्लड है वो मुख्तलिफ सीरीज से पास होता है, जैसे कि आर्टरीज़ है, कैपिलरीज एंड वेन्स हैं जिनकी मदद से ब्लड पास होता है। अब इनके जो लंग्स और इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें भी एवोल्यूशन हुई, ठीक है। पहले एवोल्यूशन जब नहीं थी तो हम अब ऐसा था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कह रहे हैं कि मिक्स है, ठीक है। जब एवोल्यूशन हो गई तो इसके जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें सेपरेशन हो गई। अब आगे ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट हैं वेंट्रल आउटा की। दे टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट, ठीक है। अब ये जो इनलार्जमेंट हैं, जो हमने 4 इनलार्जमेंट्स की बात की, यानी कि जैसे ही इसके अंदर एवोल्यूशन हुई इसके हार्ट की, तो वो कौन सी इनलार्जमेंट हुई? एक तो साइनस वेनोसिस है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है और कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोसिस को हम बल्बस आर्टरियोसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो होता है इसके वीनस सिस्टम से, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो कहाँ से होता है? फिश के वीनस सिस्टम से। अब ये पास करता है साइनस वेनोसिस से एट्रियम, देन वेंट्रिकल एंड देन कोनस आर्टरियोसिस एंड देन फिर ये एंटर होता है वेंट्रल आउटा के ज़रिए, ठीक है। अब इसमें 5 एफरेंट वेसल्स पाई जाती हैं। एक होती है एफरेंट वेसल ई से और एक होती है एफरेंट ए से। अब एफरेंट वेसल क्या करती है कि ये जो साइनस वेनोसिस है वहाँ से ब्लड को लेके जाती है गिल्स में, ठीक है। उसके बाद आगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है गिल्स में, ठीक है, उसके बाद गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे जो लेके जाती है वो होती है एफरेंट वेसल, ठीक है। यानी कि साइनस वेनोसिस से जो ब्लड को गिल्स तक लेके जा रही है डैट इज़ द एफरेंट, और आगे जो ऑक्सीजनेशन ब्लड है, ऑक्सीजनेशन ब्लड अब गिल्स में है जो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, उसको आगे जो लेके जा रही है वो एफरेंट वेसल होगी, ठीक है। देन फिर उसके बाद वो डॉर्सल आउटा में जाता है और डॉर्सल आउटा आगे उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। ये भी मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से भी समझा देती हूँ। अब आगे है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लंग फिशेस। अब हम देखते हैं कि इनका एक आल्टर्ड सर्कुलेटरी पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और हम बात करते हैं सिस्टमैटिक आर्टरी की, यानी कि एक पल्मोनरी सर्किट होता है, ठीक है, और एक सिस्टेमिक सर्किट होता है। अब इसमें क्या फ़र्क है पल्मोनरी और सिस्टेमिक में? यानी कि पल्मोनरी में क्या होता है कि दैट मूव्स ब्लड बिटवीन दी हार्ट एंड दी लंग्स। पल्मोनरी में ब्लड मूव करता है उसके हार्ट और उसके लंग्स में। अब जो सिस्टमिक है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो बिटवीन हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी मूव करता है, यानी कि हार्ट से आगे उसकी बॉडी में मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, दैट आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लंग्स, ठीक है, बट ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द लंग्स। यानी कि ब्लड वापस किस तरह सप्लाई हो रहा था आर्टरी के ज़रिए, वापस किसके ज़रिए आ रहा है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बताया हुआ है कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं लंग्स के, ठीक है, लंग फिश के, यानी कि पहले वो डिवाइड नहीं थे लेकिन देन एवोल्यूशन हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं वो पार्शली डिवाइड हो गए। अब इस पार्शली डिवाइड की वजह से उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जो स्पायरल वाल्व है वो कहाँ पर पाई जाती है? उसके कोनस आर्टरियोसिस में पाई जाती है, जो कि ब्लड को कहाँ भेज रही है? फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यानी कि उसके राइट साइड से उसके जो हार्ट है वहाँ से आगे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेज रही है, एंड देन इट डायरेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द रिमेनिंग आर्टिक आर्चेस, ठीक है। उसके बाद आगे हम इसको देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। ये एक फ्लो शीट डायग्राम है ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस की।
ब्लड सर्कुलेशन में हम कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फिशेज मूव्स इन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, यानी कि जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिशेज में वो एक सिंगल सर्किट सर्कुलेशन के ज़रिए मूव करता है। अब इसमें 5 एफरेंट वेसल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं टू द गिल्स। अब हमने पढ़ा है कि साइनस वेनोसिस से ब्लड कहाँ गया, एट्रियम, देन वेंट्रिकल एंड देन उसके बाद कॉनस आर्टरियोसिस में, ठीक है। और उसके बाद कॉनस आर्टरियोसिस से आगे ब्लड जाता है वेंट्रल आओर्टा में, वेंट्रल आओर्टा के बाद आगे गया है गिल्स में। अब गिल्स में आके उसको ऑक्सीजन मिल गई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे डोर्सल आओर्टा के ज़रिए दोबारा, और डोर्सल आउटा उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे साइनस वेनोसिस एंड देन वो सारा सर्कल चलता है, ठीक है। उसके बाद ये एक आपको सर्कुलेशन नज़र आ रही है, सर्कुलेशन इन फिशेस, ठीक है। पिक्चर है यहाँ पे, आप देख लें कि ये जो है ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं साइनस वेनोसिस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है साइनस वेनोसिस से आगे ऑरिकल में जा रहा है, देन वेंट्रिकल एंड देन कॉनस आर्टरियोसिस, जिसे हम जो है बल्बस आर्टरियोसिस भी कहते हैं। अब जो कॉनस आर्टरियोसिस है इसमें आके इसका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद आगे वो ब्लड जाता है वेंट्रल आउटा के ज़रिए, कहाँ पर, गिल्स में जाता है, ठीक है। अब गिल्स में जाके जो कैपिलरीज हैं ये क्या होता है कि इन कैपिलरीज जो हैं गिल्स में, इनकी मदद से इसमें ऑक्सीजन आती है ब्लड में, ठीक है। ब्लड जो है वो पहले डीऑक्सीजनेटेड था, अब यहाँ पे आके वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डोर्सल आउटा के ज़रिए मुख्तलिफ जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगेन जो वेन्स हैं उस ब्लड को कलेक्ट करती हैं और देन उसके बाद वो हार्ट में जाता है, देन वो साइनस वेनोसिस के ज़रिए अपना ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। जी, आज हमारा जो सर्कुलेशन है फिशेज़ में वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस एक्सचेंज की बात करेंगे।